तो आइए देखते हैं कि सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया फोर्स, कैसे अप्लाई किया। देखिए एक्शन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे देखना है कि रिएक्शन कौन हो सकता है। तो सपोज आपने खड़े होकर के ग्राउंड पे अपना वेट ऐड कर दिया, तो ग्राउंड से एक फोर्स आ गया आपको बैलेंस करने के लिए। नीचे से देखिए ये ज़मीन आपको उठा कर रखे हुआ है, तो बिना फोर्स के उठाया क्या, तो ज़मीन जिस फोर्स से आपको उठा कर रखा है ये भी एक रिएक्शन है। आप उसके ऊपर नहीं आएंगे तो वो आपको नहीं उठाएगा, आप अपना वेट उस पर लगाते हैं एक्शन के तौर पे, तो उसका रिएक्शन आता है। तो ये पहला आ गया इस पर नॉर्मल, ठीक है। ठीक इसी तरह से आता है नॉर्मल रिएक्शन के बाद आता है टेंशन फोर्स आता है, ठीक है। नंबर 3 आता है आपका फोर्स में, मैं कांटेक्ट फोर्स लिख रहा हूँ, हालांकि नॉर्मल भी एक तरह कांटेक्ट फोर्स है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, मैं समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। कांटेक्ट फोर्स, और चौथा लास्ट हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, भी हम लोग देख लेंगे इसके अंदर में। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि टोटल आपके एक्शन के रिस्पॉन्स में कितने फोर्स आ सकते हैं। इसमें से 4 नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेंशन। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को टेंशन का मतलब कुछ और ना लगे, इसलिए मैंने क्या किया, टेंशन फोर्स लिख दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। अब अगर कोई बोलना चाहता है टेंशन फोर्स तो बोले, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे आकर डिटेल में हम लोग अब सारा फोर्स को देखेंगे, एक एक करके सब फोर्स देखेंगे, ठीक है। आइए पहले देखते हैं नॉर्मल फोर्स। देखिए नॉर्मल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स सिमिलर फोर्स है, एक जैसा ही फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट में आने से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ऐसा कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है और हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है। तो जब ये ब्लॉक जब इस ग्राउंड पे आप रखेंगे तो ये अपने वेट को एक्ट करेगा। देखिए पहले तो इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी वेट एक्ट कर रहा है, जब वो वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये जाके फिर ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला ये शायद डिटेल में आप ना समझ पाए हो, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। फिलहाल मैं इसको एज ए एक्शन और रिएक्शन के तौर पर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आइए कि क्या हो रहा है, ये ब्लॉक अपना फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो अगर यहाँ एफबीडी बनाया जाए, एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये कैसा डायग्राम है, इसमें किसी बॉडी को आप फ्री कर लेते हैं और फ्री करके उसके ऊपर जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सारे फोर्स को आप दिखाते हैं, जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं सारे फोर्स को आप दिखाते हैं। और दिखाने के बाद अगर सारा फोर्स दिखाने के बाद बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो आप सारे नेट फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर नहीं कर रहा है तो मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। इससे क्या होगा कि आपका एक इक्वेशन रेडी हो जाएगा और यहीं से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए फिलहाल एफबीडी में बनाता हूँ, पहले किसके लिए, पहले मैं बनाता हूँ ग्राउंड के लिए, ठीक है। ग्राउंड के क्यों, ग्राउंड के लिए क्यों, कि ग्राउंड रिसीव कर रहा है एक्शन, उसके बाद रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन लगा रहा है, इसीलिए पहले मैंने ग्राउंड के लिए दिखाया। चलिए ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक्शन रिसीव कैसे हुआ, वो जो वेट था ना सर, वो जो वेट था ना ऑब्जेक्ट का, वो उस एक्ट हुआ mg। तो एक तरह से ये जो वेट है ना जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से एक्शन है, एक तरह से क्या है, यहाँ पे एक्शन है। और ग्राउंड पे जितना एक्शन आएगा ग्राउंड से उसको, उस ब्लॉक को रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन किसको मिलेगा, ब्लॉक को मिलेगा। इसलिए सेकेंड एफबीडी आप किसका बनाएंगे सर, सेकेंड एफबीडी बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक का। किसका, ब्लॉक का। चलिए ब्लॉक का बनाते हैं, ब्लॉक को बनाते हैं हम लोग एफबीडी के तौर पे। अब देखिए ये ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक, ओके। ब्लॉक का मास क्या है, m है। अब ये इस पे आपने दिखाया अभी कि ये अपना एक्शन जाके एक्ट किया ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड से उसको मिला, नीचे से मिला ऊपर की तरफ, तो इसलिए कुछ लोग उसको ऊपर की तरफ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसको चूंकि ये कांटेक्ट में है ना, अगर ये इसको टच नहीं करेगा, ग्राउंड को टच नहीं करेगा, कांटेक्ट नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स, एक तरह रिएक्शन फोर्स है। तो ये ऊपर मिला एक फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल क्यों बोलते हैं इस बात को समझाते हैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि एक्शन के रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है, और इसका नाम नॉर्मल क्यों है इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फिलहाल ये नॉर्मल जो है एक तरह का क्या है, रिएक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है ना।
और आपको पता है कि एक्शन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन होता है। एक्शन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि एबीडी में ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि जो भी जितना सबको दिखाया जाता है, तो अभी ना आपको यहाँ पर ये एक mg भी दिखाना पड़ेगा इस मास के ऊपर। ये mg इस मास के ऊपर कौन लगा रहा है, अर्थ हमको खींच रहा है नीचे की तरफ। कितना से खींच रहा, mg से, mg से। अब इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आप देखिए सारा फोर्स लगने के बाद मैंने क्या बताया था, आप देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, एक्सलेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे है, तो आप देखेंगे ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रुका हुआ है। ये रुका हुआ है और रुका हुआ ही रहेगा तब तक जब तक कि बाहर से कोई नेट फोर्स ना आ जाए। इसका मतलब कि इस केस में बॉडी रेस्ट में है, जरूर ऊपर का फोर्स बैलेंस बाय नीचे का फोर्स, और चूंकि वो रुका हुआ था तो नेट फोर्स नहीं है तो रुका हुआ ही रह गया। और अगर मूव कर रहा होता, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता और नेट फोर्स कैंसिल हो जाता, तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहता, क्योंकि इसमें नेट फोर्स नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए नेट फ्लो क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी ये रुका हुआ है तो उसको वेलोसिटी कैसे आएगा जब तक इस पर नेट फोर्स नहीं आएगा, है ना। तो चूंकि ग्राउंड पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखिए वैसे ही रखा रहता है, वो रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा। वेलोसिटी चेंज नहीं करने का मतलब हो गया उस पर जो भी फोर्स आया है सब मिला के कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो ऊपर का फोर्स बैलेंस बाय नीचे का फोर्स, तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे N इज इक्वल टू mg। mg क्या है, एक्शन है, और N क्या है, रिएक्शन है। ठीक है। अब इस बात के अंदर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा, शायद कोई आपको कुछ गलत सलत बता दे और कंफ्यूज कर दे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे mg और यहाँ पे mg, दोनों mg में फ़र्क है, वैल्यू देखने में दोनों mg है, लेकिन यहाँ पे mg जो मास m है, कैपिटल M स्मॉल m, ये mg भी बाहर का फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है, ये नॉर्मल भी बाहर का फोर्स है जो ग्राउंड लगा रहा है। बेचारा मास के ऊपर ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स है। और यहाँ पर mg एज अ रिएक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे mg एज एक्शन नहीं है। एक्शन तो कोई तब बनता है जब किसी पे अप्लाई होता है, तो ये जब ग्राउंड पे अप्लाई हुआ तो एक्शन बना। हाँ, यहाँ पे न्यूमेरिकली बोल सकते हैं आप इस चीज़ को कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका तो सारा फोर्स जो बाहर से आ रहा है वो सब आपस में कैंसिल हो जा रहा है। अर्थ का ग्रेविटी और ग्राउंड से नॉर्मल दोनों दूसरे को कैंसिल कर गया, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में ही रह रहा है, अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है या वेलोसिटी को नहीं बदल रहा है, जीरो है तो जीरो ही रह रहा है। ये अर्थ हुआ यहाँ पे, समझे। तो इस हिसाब से N इक्वल टू मैंने mg लिखा, लेकिन आपको पता है कि mg एक तरह का एक्शन है, तो आप बोल सकते हैं एक्शन का वैल्यू एक्शन के बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आता है नॉर्मल के डायरेक्शन को देखने का, कि नॉर्मल का डायरेक्शन निकालते कैसे। देखिए सर, एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है बॉडी पे नॉर्मली दिखता है, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर दिखता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। नॉर्मल फोर्स बॉडी पे नॉर्मली दिखे या परपेंडिकुलर दिखे ऐसा हर वक्त ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है अक्सर कि नॉर्मल फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा होता है वो बॉडी पे 90 डिग्री पे दिख रहा होता है। जैसे अभी देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि कितना है ये एंगल। देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री। इत्तेफाक है, ये सही है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल फोर्स जहाँ से आता है, मतलब कि जो लगाता है वो हमेशा 90 डिग्री पे लगाता है। मतलब कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस जहाँ से नॉर्मल आ रहा है। क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। आप लोग ठंड के दिन में या कभी भी आपने बैडमिंटन खेला होगा, आपको बॉल को अगर मारना है सामने इधर मारना है इधर, तो आप बैट का फेस ऐसे रखते हैं, ऐसे, क्योंकि आपको पता है ये फोर्स ऐसे लगाएगा, ऐसे मतलब कि ये डायरेक्शन आएगा। ये देखिए ये डायरेक्शन, तो ये थम्स को देख रहे हैं, ये इसके ऊपर नॉर्मली आ रहा है। लेकिन जब आपको बॉल को ऊपर मारना होता है तो आप ऐसे मारते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोई भी चीज़ किसी पे एक्ट करता है ना, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ठीक ऐसा ही मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि जब बॉल पे भी वॉल ने एक्ट किया था, जब बॉल आ रहा था तो वॉल ने परपेंडिकुलरली एक्ट किया था, तो वो एक तरह का नॉर्मल फोर्स लगाया गया था। क्या लगाया गया था? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, तो आप ऐसे मारेंगे जब ऊपर मारना है तो मतलब कि ये फेस होगा ऐसे ऐसे, ये जिस थम्स के डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये थम्स के डायरेक्शन में, तो थम्स, ये नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, ये थम्स के नॉर्मल फोर्स है थम्स के डायरेक्शन में, और ये वॉल है जिससे, या फिर जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप हिट कर रहे हैं, या फिर कोई भी सरफेस है जिससे आप हिट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस पर नॉर्मल दिख रहा है, इस पर नॉर्मल दिख रहा है। आपको नीचे मारना है बॉल को, तो आप ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे, देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे इस तरह से आएगा। तो नॉर्मल फोर्स जिस सरफेस से आता है वहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर आता है। बाकी बॉडी पे परपेंडिकुलर दिखे या ना दिखे, इससे मैटर नहीं करता है। क्लियर? समझ में आ गया बात अच्छे से? चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। अगर समझ में आप लोगों को आ गया तो मैं कुछ डायग्राम्स यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ,
उसके बाद आप इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम मैंने क्रिएट किया है और इन सभी केसेस में मुझे फाइंड करना नॉर्मल फोर्स क्या है। देखिए मैंने बताया था कि रिएक्शन फोर्स के अंदर मैंने 4 नाम डाला है, एक डाला मैंने नॉर्मल और एक डाला मैंने कॉन्टैक्ट। इसमें से नॉर्मल, टेंशन और कॉन्टैक्ट। मैंने पहले बताया कि नॉर्मल और कॉन्टैक्ट सेम ही होता है, बस नीचे से ऊपर मैक्सिमम नॉर्मल यूज़ करते हैं और अगल बगल से लगे तो कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही फोर्स जो है बॉडी से परपेंडिकुलरली आता है और कांटेक्ट होने पे तभी आता है, बिना कांटेक्ट के नहीं आता है। तो मैं दोनों को यहाँ डिस्कस करते रहा हूँ, कांटेक्ट को भी और नॉर्मल को भी। कोई भी कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, कैसे आ रहा है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर में अक्सर हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, अगल बगल से जब आता है तो सी यूज़ करते हैं वर्ड। नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स को और कॉन्टैक्ट फोर्स को, दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब देखिए पहले जितना एबीडी है वो मैं सारे बीडी को इसी जगह पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो है उसी जगह पे दिखा रहा हूँ। मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँगा, पहले मैं वेट वगैरह दिखा दूँ। देखिए इसका वेट सेंटर से कहाँ ऐड करेगा, नीचे। अगर मान लीजिए कि इसका मास कैपिटल एम है, तो इसका मास अगर कैपिटल एम है तो इसका वेट नीचे कितना होगा, कैपिटल एम जी, ठीक है, होगा नहीं, कैपिटल एम जी होगा। ठीक उसी तरह से इसका वेट क्या कहाँ होगा, नीचे होगा। अगर इसका मास स्मॉल एम है तो स्मॉल एम जी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसने अपना वेट नीचे एक्ट किया तो रिस्पांस में नीचे से उसको ऊपर क्या मिलेगा, एक कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स को मैं दिखा रहा हूँ, इस कलर से दिखा रहा हूँ। चलिए ये देखिए, ये नीचे से आ रहा है ऊपर। देखिए ये नॉर्मल फोर्स है, मैंने जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल बनाया है। मेरा मकसद है इस नॉर्मल को जिस ग्राउंड से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डैश दिखाया है, उसके ऊपर ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है, उसके ऊपर ये क्या है, नॉर्मल। एक मिनट, जस्ट रुकिए, उसके ऊपर ये नॉर्मल है, उसके ऊपर मैंने दिखाया ये नॉर्मल। ये देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये नॉर्मल, क्या आ रहा है, ये नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से सेम प्रोसेस से जब आपने इसके ऊपर ऐड किया, ये भी अपना वेट नीचे ऐड करा, तो इसके लिए भी क्या आएगा, नीचे से एक नॉर्मल आएगा, नीचे से क्या आएगा, एक नॉर्मल आएगा। तो ये इसके लिए भी यहाँ से एक आया नॉर्मल। वो ग्राउंड से जो मैं दिखा रहा हूँ, ग्राउंड से नॉर्मल है। कहाँ से नॉर्मल है, ग्राउंड से, बाकी से मतलब नहीं है, वो ग्राउंड से नॉर्मल है। इसका कलर मैं थोड़ा देर चेंज कर देता हूँ। चलो ये नॉर्मल हो गया, चलो ये कलर कर लो, ठीक है। अब दोनों नॉर्मल फोर्स जो है वो ग्राउंड रिस्पांस में आ रहा है, एक्शन के रिस्पांस में, एक्शन के रिस्पांस में। और इस नॉर्मल फोर्स का मैंने नाम दे लिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये N1 है, ये N1 है और ये N2 है। और सर और कहीं पे कोई कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट 3 जगह पे था। एक कांटेक्ट यहाँ पर था, एक कांटेक्ट यहाँ पर था और एक कांटेक्ट यहाँ पर भी है। तो सर क्या यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है। इन दोनों कांटेक्ट फोर्स को तो नॉर्मल बोल रहे हैं, इस कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलेंगे, क्या ये होगा भी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये दोनों टच है तो होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। टच होने से जो आता है वो फोर्स नहीं है, प्रेस होने से जो आता है वो फोर्स है। क्योंकि अगर मान लीजिए टच होने से आएगा इसके ऊपर एक्शन तो इसके ऊपर रिएक्शन, तब तो ये जो चूँकि नॉर्मल और mg बैलेंस हो गया, लेकिन इधर से जो फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, सपोज आप दिखा रही है फोर्स आ रहा है, इसको कोई बैलेंस कर रहा है, नहीं कर पा रहा, तब तो ये वाला फोर्स इसके लिए नेट फोर्स बन जाएगा। और अगर ये इसके लिए नेट फोर्स बन जाएगा तो ये भाग जाएगा। ये भाग क्यों नहीं रहा है, उसी जगह खड़ा हुआ है, उसी जगह रुका हुआ है। इसका मतलब कि ये फोर्स नहीं आ रहा है, सिर्फ टच है, कांटेक्ट है, पर कांटेक्ट के पास कोई फोर्स नहीं है, तो अभी आप फोर्स नहीं दिखाएंगे। ठीक इसी की तरह क्वेश्चन अब देखिए मैंने सेकंड वाले में किया है। अब यहाँ से मान लीजिए कि इस बार राइट साइड से ना कोई फोर्स आया हुआ है, राइट साइड से कोई फोर्स आया हुआ है, सपोज एक फोर्स है राइट साइड से, ये एक फोर्स है, ठीक है, ये एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स आ रहा है राइट साइड से, ठीक है। कितना फोर्स है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एफ फोर्स है, एफ फोर्स है। कितना फोर्स है, ये बड़ा गंदा दिख रहा है ये, चलो हट जाओ फटाफट।
कितना फोर्स है, एफ फोर्स आया, ठीक है ना। तो अब क्या क्या फोर्स ऐड करके एबिलिटी बनाइए, उसी जगह बना दीजिए, अलग से मत बनाइए, हालांकि फ्री करके बनाना चाहिए, मैं उसी जगह बना दे रहा हूँ। इसका वेट नीचे, इसका वेट भी नीचे, रिस्पांस में इसके ऊपर कहाँ आएगा, नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर, इसको मैंने A1 मान लिया, इसका ग्राउंड से नॉर्मल ऊपर, इसको मैंने N2 मान लिया। अब क्या होगा सर कि यहाँ पे ये धक्का मार रहा है तो इसका कांटेक्ट भी आपस में प्रेस करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वहाँ पे, और वहाँ से नॉर्मल फोर्स बनेगा। अब क्या होगा, ये रेड वाला जाके उसको, आप रेड वाला धक्का मार रहे, रेड वाला जाके उसको धक्का मार रहा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स सी। अब जब रेड वाला उसको धक्का मारा सी, तो ये बोला कि अच्छा तुम हमको धक्का मारोगे, हम भी तुमको मारेंगे, तो ये भी लगा दिया उसके ऊपर सी। ये एक्शन सी, ये रिएक्शन सी, दोनों सी, लेकिन क्या होगा, सेम होगा। कांटेक्ट पे जो भी एक्शन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, मतलब कि अच्छा मतलब क्या, थोड़ा वे में दिखने के लिए समझाने के लिए ऐसा हो गया, आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, सी इसके ऊपर और सी इसके ऊपर, ठीक है ना। ये दोनों सी जो है पुश है, पुश है, पुल नहीं है, पुश है, क्योंकि धक्का मारा है इधर से, ये उसको धक्का मारा है ना। कुछ लोग इसको पुल समझ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग सेंटर पे टेल टू टेल मिला करके सबको देख रहे हैं, क्योंकि रूल यही है, सारे वेक्टर को टेल मिला कर देखना चाहिए, ओके ना। तो ये हो गया उस बॉडी के ऊपर सारा फोर्स। अभी मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिखाना मैं सिखाऊंगा आगे चल के, अभी फिलहाल मैं बेसिक्स बता रहा हूँ पूरा, अच्छा ठीक है। चलिए अब देखिए, जितना भी फोर्स मैंने दिखाया है इत्तेफाक के तौर पे बॉडी पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है कि जिस बॉडी पे लग रहा है वहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि जहाँ से आ रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंड से गया नॉर्मल, तो ये N1 ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, ग्राउंड पे भी परपेंडिकुलर है, और इत्तेफाक से इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है, ग्राउंड पे भी परपेंडिकुलर है, इत्तेफाक से इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये सी जो आया था, सी रेड से आया था, तो ये सी जो होगा वो रेड के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा और ब्लू पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन मेरा मेन मकसद है कि सी को जब रेड से ला रहे हैं तो रेड से परपेंडिकुलर दिखाएंगे। तो ये अक्सर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो नॉर्मल फोर्स आता है वो बॉडी पर नॉर्मली दिखता है, लेकिन मेन मकसद बॉडी पर नॉर्मल दिखाना नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा भी आएगा जब वो बॉडी पर नॉर्मल नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ से आ रहा है 100% वहाँ पे नॉर्मल होना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। क्लियर ना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो, ये समझो, इसमें देखते हैं रेड वाला में, यहाँ पे क्या हो रहा है सर। तो यहाँ पे मैंने सारा फोर्स दिखा दो पहले, देखो इसका वेट नीचे होगा, आपको पहले पता है, अब मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ। चलो दिखा देता हूँ। चलो ये वेट नीचे हो गया, और इसका नॉर्मल कहाँ आ गया, इसका नॉर्मल आ गया ऊपर। ठीक इस तरह से इस बेचारे का वेट भी नीचे है। ओ माय गॉड, अब इसका वेट तो नीचे है, लेकिन इसका वेट सेंटर पे नीचे है ना, सेंटर पे नीचे, ये ऐसे नीचे वेट हो गया, नीचे आ गया वेट। कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, कांटेक्ट दो जगह पे, एक कांटेक्ट है यहाँ पर और एक कांटेक्ट है यहाँ पर, ये दो जगह पे कांटेक्ट है। अब यहाँ से नॉर्मल फोर्स जहाँ कांटेक्ट फोर्स आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, तो वो आएगा ऐसे, क्योंकि वाइट वाला को कांटेक्ट फोर्स दो जगह से मिलेगा, एक रेड से मिलेगा, एक ग्राउंड से मिलेगा। तो मेरा मेन मकसद क्या होगा बनाने का, कि जो ग्राउंड से फोर्स आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है जो ग्राउंड से, आप ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना, ये देखिए ये ग्राउंड है, तो आप ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल बनाइए। अब देखिए इस बार ये नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड से आ रहा है वो ग्राउंड पे, मतलब कि इस लाइन पे तो नॉर्मल है, लेकिन वाइट वाले बॉडी पे जिस पे आ रहा है उस पर नॉर्मल नहीं है। क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है, जिंदगी में नहीं है। क्या ये 90 डिग्री है, जिंदगी में नहीं है, नहीं है। समझ आए बात। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वो जहाँ से आता है वहाँ पे नॉर्मल होता है, ना कि किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है उसके ऊपर नॉर्मल होता है। क्योंकि जिस जगह से आ रहा है वो नॉर्मली आ रहा है, इसलिए फोर्स को लोग या तो नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स बोल लेते हैं। क्लियर ना। ठीक इसी तरह से जो रेड वाला बॉडी जो होगा, ये रेड वाला बॉडी, ये वाला, तो इस वाले रेड बॉडी पे वो नॉर्मल होगा, ना के वाइट बॉडी पे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। वहाँ वाले केस में क्या होगा सर, उसमें थोड़ा समझाइए। ठीक है, तो सर उसमें भी समझाते हैं सर, आपको इसमें भी समझा देते हैं। आइए देखिए इसको। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कि इसका वेट क्या है नीचे, इसके रिस्पॉन्स में ग्राउंड से क्या मिला उसको, नॉर्मल। ओके चलिए ठीक है। दूसरा बॉडी यहाँ पे आ गया, दूसरा बॉडी कॉन्टैक्ट कहाँ पे, जहाँ कॉन्टैक्ट वहाँ नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो चलिए इस बार का कॉन्टैक्ट यहाँ पर है एक, और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, दो जगह पे कॉन्टैक्ट है। ठीक है, दो जगह पे कॉन्टैक्ट है। तो चलिए अब कॉन्टैक्ट कैसे आएगा। नीचे वाला तो बड़ा आसान है, जो ग्राउंड से आ रहा है, जिस ग्राउंड से आ रहा है उस पर आप नॉर्मल बना दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट आ गया, वो जस्ट कोण पे है। कोण पे मतलब क्या है सर, कोण पे मतलब क्या है, आपके बोलने का कोण का मतलब क्या है। देख कभी कोण का मतलब क्या दिखाते हैं। देख ये जो रेड वाला बॉडी है ना, मैं थोड़ा रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में रेड बॉडी के बारे में बात, ये रेड वाला बॉडी ऐसा ही है ना। अब
बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सब सरफेस जो है ये फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये वाला फोर्स ऊपर लगाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही करते करते आ, तो अब ये क्या लगाएगा, ये पॉइंट क्या लगाएगा, ये तो दोनों के बीच कॉमन है, इधर में भी और इधर में भी कॉमन है, तो इसीलिए वो दोनों लगाएगा, दोनों का रिजल्ट लगाएगा। वो कैसे, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, इस वाले सरफेस में ये नॉर्मल ऊपर होगा और इसके वाले सरफेस के लिए नॉर्मल इधर होगा, तो इन दोनों, इस पॉइंट पे दोनों है, ये भी है, ये भी है, पॉइंट पे दोनों है, ये भी है, ये भी है, इसीलिए उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा वही नेट नॉर्मल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, वही रिजल्ट नॉर्मल, ये नॉर्मल रिजल्ट होगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा वो इस वाले नॉर्मल और इस वाले नॉर्मल का रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा, समझ गए, ये रीज़न है। अब बच्चा लोग जिंदगी भर परपेंडिकुलरली नहीं सर, आप जहाँ से फोर्स लाइए वहाँ से नॉर्मल लाइए, क्लियर है, ठीक है। हाँ, वो ज़्यादातर केसेस में बॉडी पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली दिखता है, ये बात बिल्कुल राइट है, लेकिन हर केस में ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इवन आपको नॉर्मल फोर्स का सारा डायग्राम यहाँ पे हमको होप है क्लियर होगा। फिर भी कोई क्लियर नहीं, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी में पता कर सकते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कैसे क्लियर करना है, तो सब डिटेल में आपको बताया जाएगा। आप फिलहाल ये क्लासरूम में मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, वो कोर्स डिटेल में जो आपका इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको जाएगा, तो आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आइए बच्चा लोग, अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि नॉर्मल फोर्स के ऊपर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके टेक्निक्स क्या है, ठीक है। आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने जो ये टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पे, मैंने सब खुला रखा है। एक्चुअली ये लिफ्ट होगा, एक्चुअली क्या होगा, ये लिफ्ट होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये क्लोज होगा, ठीक है, ये ऐसे क्लोज होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज ये लिफ्ट है और लिफ्ट में एक रस्सी लगी होती है, एक रोप लगा होता है, इससे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, इससे हमको मतलब नहीं है। फिलहाल लिफ्ट या तो ये हो सकता है, मैंने पूरा यहाँ पे फ्लोर पे कंसेप्ट रखा है, लिफ्ट से मतलब नहीं, अगर दीवार से मतलब नहीं, फोर्स फ्लोर पे लग रहा है तो फ्लोर पे कैसा असर आएगा उस चीज़ को हमको मेन फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वो लिफ्ट वाला पोर्शन को मैंने दिखाया नहीं है, आप समझ आइएगा कि लिफ्ट है और ये फ्लोर है। अब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो फ्लोर भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो पहले केस वन में अभी या तो लिफ्ट रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी लिफ्ट का क्या है, जीरो है, या मतलब कि रुका हुआ है, जीरो है वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, या फिर v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इस केस में मैंने वेलोसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। देखिए सर, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का एक अर्थ ये भी होता है कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर सबका एक कॉमन टॉपिक ये बनेगा कि यहाँ पे पूरे कहानी में एक्सेलरेशन जीरो रखना है। एक्सेलरेशन क्या रखना है, जीरो। अगर आप रेस्ट में तो भी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर ऊपर या नीचे तो भी एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब इस केस में आप सब चीज़ को ऐसे दिखाएंगे कि नेट एक्सेलरेशन जीरो। अब यहाँ पे बात आता है दो चीज़ का, रेफरेंस फ्रेम का, नॉन इनिशियल और इनिशियल फ्रेम का। तो ये अभी आगे का टॉपिक है, वो आगे डिस्कस करूँगा। अभी मैं जो भी कुछ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी डायग्राम में बना रहा हूँ, वो एज एन ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है। मतलब कि लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर आपको क्या दिखेगा, इस बात मैंने भी डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, मैं चीज़ों को स्टेप में पढ़ाता हूँ। जो चीज़ जहाँ पे समझ में आता है वहीं पे समझ में आता है, अगर वहीं पे मैं अगर समझाऊंगा ज़्यादा समझ में आएगा। चीज़ों को पहले ये कहानी प्रैक्टिकली देखो और थ्योरेटिकली देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब नॉनसेंस वे है, तरीका है कम टाइम में किसी चीज़ को पढ़ा कर निकल जाने का, अदरवाइज और कुछ नहीं है, ठीक है। भगवान जो होते हैं बच्चों को पैदा करते हैं ना, तो माँ के पेट में 9 महीने रखते हैं, है ना। तो एक स्टेप ऐसे नहीं कि 1 महीना में आ जाता है, तो हर 9 महीना का एक अलग अलग स्टेप होता है, तब जाके वो अच्छी तरह से बिल्ड होता है ना। और कोई बच्चा अगर पहले हो भी जाता है ना 7 महीना 8 महीना पे, तो देखना वो इनकम्प्लीट बच्चा, वो अच्छी तरह डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक ऐसा ही आप लोग को लाइफ में भी होता है कि आप लोग अपनी किसी चीज़ को अगर सोचते कम समय में पूरा कर लेंगे, तो आप इमेच्योर तरीका ट्रीट कर रहे हैं अपने साथ, और वो चीज़ आपको हमेशा नुकसान ही देगा, आप जिंदगी भर वीक रह जाएंगे, उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। कई बार मैंने ऐसे देखा, कुछ बच्चे क्या, उनका बेस खराब हो गया 11-12 में, वो अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद, अच्छा टीचर मिलने के बाद भी वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाया, खुद को ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, चीज़ों को समझिए, सही वक्त रहते पे सही डिसीजन लिया कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आइए, तो अभी जो भी आप बैठे हुए ग्राउंड पे, ग्राउंड से खड़ा होकर देख रहे हैं, बस ये समझिए, मैं भी खड़ा होकर देख रहा हूँ, खड़ा होकर के, अभी मूविंग बात भी नहीं करना है, खड़ा होकर के देख रहा हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए आइए, क्या होता है, तो अभी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इससे मतलब नहीं है, फोर्स क्या क्या लग रहा है वो दिखा देते हैं। चलिए दिखाते हैं। पहले हम ब्लॉक का, क्योंकि प्लेटफॉर्म का मास नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ग्राउंड को सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व करना होता है ऑब्जेक्ट्स को। तो पूरा फोर्स ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट का mg कहाँ होगा, नीचे, mg कहाँ होगा, नीचे। ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा जो ग्राउंड से 90 डिग्री पे आएगा, कहाँ आएगा,
ऊपर, कहाँ आएगा, ऊपर, ठीक है, ऊपर आ गया। अब ये सारा फोर्स लगने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्लॉक या तो रुका हुआ है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे। इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा बोलेंगे इस ब्लॉक के सेंटर पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस ब्लॉक के सेंटर पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा? एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होगा कि नेट फोर्स है ही नहीं, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अगर ये वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका सेंटर का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स भी क्या आएगा, इसका मतलब ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप लिख सकते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर दो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एन माइनस एम जी, नेट फोर्स एक ऊपर एक नीचे, एन माइनस सब्सट्रैक्ट किए इज इक्वल टू जीरो लिख दिए। कुछ ऐसे करते हैं। कुछ बोलते हैं ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, क्योंकि इसको सॉल्व करने से वही आएगा। तो ऊपर का फोर्स बैलेंस हो गया किसके फोर्स से, नीचे के फोर्स से। तो जब आप लिफ्ट में खड़े रहते हैं, आप क्या रहते हैं, लिफ्ट में खड़े रहते हैं, तो खड़े होने के दौरान आपके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है। देखना, ये इंसान का प्रॉपर्टी होता है, जो उसके ऊपर लगता है उसी चीज़ को वो फील कर सकता है, जो उस पर नहीं गुजरता है वो उसको एहसास नहीं कर सकता है। जो बोलते हैं ना कि आज मेरे पे ये तकलीफ है तो हमको ही फील हो रहा है, क्योंकि उस पर ये गुजर रहा है। तो जो उस पर एक्ट होगा वो उसको फील होगा। तो बंदे पे, इंसान पे ग्राउंड से क्या आ रहा है, तो ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा है। ग्राउंड से फाइनली रिस्पॉन्स में धक्का के फॉर्म में कौन आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो ये नॉर्मल ग्राउंड से जो आ रहा है उसको हम फील कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल कौन फील करेगा, जो बंदा खड़ा है। सपोज कि इसके पास ये एक तरह का सेंस है, ऑर्गन, ये देख सकता है, सुन सकता है, ये फील कर सकता है। ये इंसान मान लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, उल्लू के जैसा दिखने वाला इंसान, तो इसको अपना वेट क्या फील होगा, इसको अपना वेट फील होगा mg। तो नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन है, नॉर्मल यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है, और वो कितना के बराबर है, वो mg के बराबर है। तो कैसा फील होगा, नॉर्मल वेट फील होगा उसको, क्योंकि वेट के बराबर है। इसका मतलब कोई भी इंसान अपना वेट जो फील करता है वो mg की वजह से नहीं करता है, नहीं, नॉर्मल की वजह से फील करता है। कि नॉर्मल मेरे पे कांटेक्ट के थ्रू आता है, जब कांटेक्ट टच होता है तो मेरे को फील होता है। तो हर इंसान अपना वेट नॉर्मल से फील कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ही। नॉर्मल अगर बढ़ जाए तो वेट बढ़ जाएगा, नॉर्मल अगर घट जाए तो वेट घट जाएगा। अरे ये कैसा है, बिल्कुल वेट बढ़ता घटता थोड़ी है, फील होता है ऐसा कि वेट बढ़ गया है, एपरेंट। फिलहाल अभी कैसा फील होगा, तो अभी mg ही फील हो रहा है, तो जितना एक्चुअल वेट है वही फील हो रहा है, तो इसलिए लिख दिया नॉर्मल वेट, या फिर बोल सकते हो एक्चुअल वेट। इसीलिए जब आप लिफ्ट में खड़े रहते हैं और लिफ्ट रुक जाती है तो हम लोग अपना नॉर्मली फील करते हैं, बॉडी देखना एकदम नॉर्मल रिलैक्स फील करता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाती है और या लिफ्ट नीचे आती है तो कुछ डिफरेंट फील होता है। जब नीचे आती है तो अजीब सा बदन हल्का हो जाता है, और जब ऊपर जाती है तो बॉडी थोड़ा सा हार्ड फील होता है, भारी फील होता है। तो ये सब नॉर्मल की वजह से। वेट तो इंसान का एक्चुअल में mg है जो है, वो कभी नहीं बदल रहा है, वो उस जगह में कॉन्स्टेंट ही है, लेकिन फीलिंग बदल रहा है इंसान का विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। तो आज के बाद कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे कितना वेट फील हो रहा है पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल जो फील करेगा उसको वैसा ही फील होगा, ठीक है। नॉर्मल ज़्यादा फील होगा तो वेट ज़्यादा फील होगा, नॉर्मल कम फील होगा तो वेट कम फील होगा, नॉर्मल mg के बाद फील होगा तो वेट एक्चुअल फील होगा। तो फिलहाल अभी जब भी किसी लिफ्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या फिर नहीं होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, तो कैसा वेट फील करते हैं, वेट फील करते हैं हम लोग एग्जैक्ट एक्चुअल वेट mg के बराबर। ओके सर, सेकेंड केस क्या है सर, सेकेंड केस 2, केस 2 आइए देखिए। केस 2 में देखिए क्या हो रहा है, पहले सारा फोर्स पे दिखा दीजिए, इस पर दिखा दीजिए। इसका mg कहाँ है, इसका mg नीचे, ग्राउंड से नॉर्मल कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ ऊपर। अब नॉर्मल फोर्स सेकेंड केस है ना, इस केस में मैंने क्या किया, केस में मैंने क्या कर दिया, केस टू लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, कितना से, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से। अब अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा एक्सेलरेट करता हुआ तो आप क्या बोलेंगे, आपको क्या दिखेगा कि ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, और जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा उतना ही एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन बस का होगा उतना ही ना पैसेंजर का होगा, जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऊपर होगा उतना ही एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को आप जो देख रहे हैं बाहर से वो भी साथ में उसके एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। क्लियर है। तो एक बात को समझिए अच्छे से। अब यहाँ पे जो आप एबीडी बनाएंगे तो एक काम करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे mg कहाँ है, mg नीचे है, और नॉर्मल फोर्स कहाँ है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, और इसका सेंटर कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो सेंटर अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो आप बोल सकते हैं ऊपर का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स क्या है, छोटा है। फॉर एग्जांपल ऊपर का फोर्स 10 है, नीचे का फोर्स 3 है,
तो नेट फोर्स क्या आएगा इसके ऊपर, 10 -3, ये उल्टा में अपोजिट में कैंसिल कर रहा है, 10 - 3 जो बचेगा वो नेट फोर्स होगा। तो ये सिखाया गया जो भी नेट फोर्स होगा वो किसी मास को एक्सेलरेट करेगा, मास को एक्सेलरेट को इंडिविजुअल फोर्स नहीं करता है। जो नेट आता है, अगर नेट नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं करेगा। तो अभी नेट फोर्स, अभी जो इक्वेशन हमारा बनता है, इफ नेट इज इक्वल टू मास नेट इंटू एक्सेलरेशन नेट, हम लोग पढ़े ना हम लोगों ने। तो इफ नेट में क्या लिखेंगे आप, n माइनस एम जी, क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी। ये नेट फोर्स हो गया। ये किस पे लगेगा, ये नेट फोर्स जिसका आपने एबिलिटी बनाया, एबिलिटी किसका बनाया आपने, इस छोटे से मास का, स्मॉल में एम का। तो यही नेट फोर्स है जो इस मास पे एक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन इसमें कितना हो रहा है, ए हो रहा है। ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो अगर ये बड़ा ये छोटा नहीं होता तो ये एक्सेलरेशन नहीं होता इस मास के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, आप क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। देखिए आपका एक्चुअल रेट तो अभी भी एम जी है, लेकिन n का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया, एम जी प्लस एम ए। ओके सर, आप अगर m को कॉमन निकाल देंगे तो भी ठीक, नहीं निकालेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, ऐसे निकाल दी। तो अब नॉर्मल फोर्स जो आ गया वो इस केस में ये आ गया, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए या एम जी प्लस एम ए। तो नॉर्मल अब ज़्यादा फील हो रहा है, एम जी से ज़्यादा, कितना, एम ए ज़्यादा, एम ए एक्स्ट्रा कितना फील हो रहा है, एम ए। ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन करने से आया, वो भी ऊपर। ये कब सॉल्व करें, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। ओ, इसका मतलब इस केस में आप बोल सकते हैं, इस केस में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो एम जी प्लस ए आएगा, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं एम जी प्लस एम ए। कितना से बढ़ गया, एम ए से बढ़ गया। और ये जो वेट फील होगा वो ज़्यादा फील होगा, तो हेवी वेट फील होगा। कैसा फील होगा, हेवी वेट फील होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फील होगा इसकी वजह से कैसा होगा, हेवी वेट फील होगा, भारी फील होगा, लगेगा बहुत ज़्यादा उसका वजन हो गया है, हेवी वेट फील होगा। क्लियर ना। तो इस बात को समझिए अच्छे से। और 1 मिनट अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ये चीज़। चलो, ये रहा इसका हाईलाइट। पिछले वाला में भी क्या था, ये इसका हाईलाइट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नॉर्मली वेट फील हो रहा है जैसे होता है। चलिए, ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स भी बन रहा है आप लोगों का। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है बच्चा, थर्ड केस में हम लोगों ने क्या किया, केस 3 बना दिया। क्या बना दिया हम लोगों ने, केस 3 बना दिया। केस 3 में क्या हो रहा है सर, केस 3 में लिफ्ट जो है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है। कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, नीचे। तो एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड। ओके, कितना से, ए से नीचे एक्सेलरेट कर रही है। तो फिर से आप इसका एबिलिटी क्या बनाएंगे, इसका एबिलिटी बनाएंगे अपना, इसके सेंटर पे एक ग्रेविटी अपना वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे। ग्राउंड इसको क्या सपोर्ट करेगा, नॉर्मल। लेकिन अभी ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे है। ओके सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही बोलना चाह रहे हैं जो आप समझ चुके हैं। अब इस मास के ऊपर mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, और चूंकि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी लिफ्ट के साथ नीचे एक्सेलरेट करता होगा। इसका मतलब इसका सेंटर, अगर ये मास जो है, ये जो सेंटर है, ये जो मास जो है नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो फोर्स भी नीचे ज़्यादा होगा, नेट फोर्स नीचे होगा। वो तभी होता है जो mg ग्रेटर देन क्या हो, नॉर्मल हो, है ना। तो आप फिर से लिखेंगे इफ नेट इज इक्वल टू मास नेट इंटू एक्सेलरेशन नेट। इफ नेट क्या हो जाएगा, अब ये बड़ा है वो छोटा होगा, तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना है इस मास का, a है, ठीक है। जिस मास का आप एबिलिटी बनाएंगे उसी पे फोर्स है, उसी का एक्सेलरेशन है। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। पहले आया था mg प्लस ma, आप चाहे तो m कॉमन निकाल सकते हैं या चाहे तो उसको वैसे ही ले लें। अब बेचारा जो नॉर्मल हो गया वो पहले वाले नॉर्मल से क्या आ गया, mg माइनस ma, कम हो गया, mg से कम नॉर्मल हो गया। कितना कम हुआ, ma से कम हो गया। तो अब इस केस में इसीलिए हम लोग जब नीचे लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, जब नीचे हम लोग एक्सेलरेट करके लिफ्ट के साथ आते हैं तो हम लोग को वेट हल्का फील होता है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए या फिर m कॉमन g माइनस ए। इस केस में आपको अपना वेट क्या फील होगा, इस केस में आपको अपना वेट फील होगा, लाइट फील होगा, हल्का हल्का बदन लगेगा, आपको लगेगा आप दुबला गए हैं, लाइट। ऐसा थोड़ी है कि जब नीचे जा रहा है तो आप मोटा जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो आप मोटा जा रहे हैं, नीचे है तो आप दुबला जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी। ये फील हो रहा है, इस बच्चे क्या हो रहा है, ये फील होने वाला चीज़ है, ये आपको ऐसा लग रहा है। क्लियर ना। ओके,
चलिए इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका ये सेकेंड या थर्ड इक्वेशन जो केस को आपको ऐसे याद कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैं बात करूँगा जब टेंशन, तो वहाँ पे फिर मैं टेंशन में आ जाऊँगा। फिलहाल अभी टेंशन में मुझे नहीं आना है क्योंकि मुझे कोई टेंशन फिलहाल अभी है नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, केस 4 बेचारा लिफ्ट जो हो गया, क्या हो गया, 1 मिनट सर, केस 3 केस 4 लिफ्ट जो है ना सर वो फ्री फॉल कर गया, फ्री फॉल कर गया, फ्री फॉल कर गया। ओ माय गॉड, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है, 1 मिनट, चल, फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसे छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। छोड़ने के बाद जब वो नीचे गिरता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वो ग्रेविटी। मतलब कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, मतलब ए नीचे ही होगा, लेकिन वैल्यू कितना होगा उसका, जी के बराबर होगा। ओ सर आप ये बोलना चाह रहे हैं ए जी के बराबर होगा, मतलब किसी वजह से लिफ्ट का रस्सी कट गया, वो टूट के लिफ्ट नीचे गिर रहा है, उसके अंदर खड़ा हुआ बंदा सोच रहा है अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन उसके क्या होगा उससे पहले, होने से पहले उसको क्या हो रहा है वो जानना भी जरूरी है। अंदर में कैसा फील कर रहा होगा, अपना वेट कैसा फील कर रहा होगा वो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ नीचे एक्सलेट करता है तो आपने इक्वेशन अभी बनाया था कुछ इस टाइप का, आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला भी था इसका आपके लिए कि ये mg कहाँ है, mg नीचे है, नॉर्मल कहाँ है, ये ऊपर है। और जब ये नीचे एक्सलेट करता है तो आपको बताया मैंने अभी, डायरेक्ट अभी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो यूज़ कीजिए। तो आपने नॉर्मल का फॉर्मूला निकाला था mg माइनस ma या फिर mg माइनस ए, ओके। और अभी इस केस में ए किसके बराबर है, ए जी के बराबर है, तो आप ए की जगह पे जी पुट कर देंगे तो एम जी माइनस एम जी, या फिर वहाँ से पुट कर देंगे एम जी माइनस जी, तो सर यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ओ माई गॉड, एन ज़ीरो का क्या मतलब होता है, एन ज़ीरो का मतलब होता है कि बेचारे को लिफ्ट टूटने के बाद अब अपना वेट कुछ भी फील नहीं हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, कुछ भी फील नहीं होने का मतलब वेट लेस फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, वेट लेस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में अब कोई जान ही नहीं है। अब आप लोगों को लगता होगा ये उसको डर से हो रहा है, अब जिस वजह से भी हो रहा है, फिजिक्स के हिसाब से तो यही हो रहा है, डर से भी हो रहा होगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से भी ये हो रहा है, n इज इक्वल टू 0। समझ गए बच्चा अच्छा से, ये केस हो गया। अब एक केस आता है कि स्पेशल केस जिसका नाम है सुपर वेटलेस कंडीशन। अब ये कैसा है सर, ये बिल्कुल ऐसा है कि लिफ्ट टूटने के बाद भी किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान उसमें बच जाएगा, तो आपको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान है। लिफ्ट टूट जाने के बाद लिफ्ट को धक्का मार के एक्सलेट कर दिया गया है, एक्स्ट्रा एक्सलेशन दिया गया है। एक्स्ट्रा अप्लाई करने की वजह से उसका एक्सलेशन जो ए है अब जी से ज़्यादा हो गया है, ए ग्रेटर दैन जी, ए ग्रेटर दैन जी हो गया है सर। ओके सर, तो ये नॉर्मली हो नहीं सकता है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं केस। तो ये एक मेन मेड केस है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ केस है। लिफ्ट के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट वाले केस में ऐसा हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि ये एक बॉटल है और ये लिफ्ट है, अंदर में पानी जो है वो इंसान है, ठीक है ना। तो अभी क्या होने वाला है मैं इस बॉटल के थ्रू समझाऊंगा। अगर ये बॉटल गिरा देंगे तो गिराने के बाद क्या होगा, इसका एक्सलेशन भी जी होगा बॉटल का भी, और पानी भी फ्रीली गिर रहा है साथ में तो उसका भी जी होगा। लेकिन आप जब धक्का मार देंगे तो बॉटल का एक्सलेशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। पहले केस का नाम लिख ले बच्चा, उसके बाद फिर। तो सर ये आ गया, ये आ गया, 1 मिनट सर, मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट कर रखा है, पेन को सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। अब ये पेन सेलेक्ट है और लिखने के लिए तैयार है। केस नंबर कितना था, 5 था आई थिंक, हाँ ये केस नंबर 5 है। क्या हो गया, सुपर वेटलेस कंडीशन, सुपर वेटलेस कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या करना होगा हम लोगों को करना होगा कि ए का वैल्यू जी से ज़्यादा रखना होगा। ये मेन केस हो गया, ए का वैल्यू क्या करना होगा, जी से ज़्यादा रखना होगा। तो आइए एक बार हम इस चीज़ के फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट का फ्लोर है। यहाँ पे बंदा, ये इंसान क्या था, खड़ा था, ये जिसको ब्लॉग दिखाए थे, फिलहाल तो इसको यहाँ ब्लॉग दिखा रहे हैं, अब ब्लॉग भी दिखा सकते हो। जस्ट मैं फ़नी बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह दिखा दिया। इसका मास कितना है सर, इसका मास m है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये सर कि इसका mg नीचे होगा, लेकिन दिक्कत यह है नॉर्मल ग्राउंड से नहीं मिलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बाहर से क्या लगाया है,
अपने बाहर से लगाया है ए लिफ्ट का, जो ग्रेटर देन क्या है जी, लेकिन ये तो अंदर में फ्री है, आपने इसको टच नहीं किया, ये तो हवा में है। हवा में मतलब क्या है, इसके ऊपर तो वही एक्ट होगा जो ग्राउंड लगा रहा है, मतलब ग्रेविटी लगा रहा है। तो मतलब क्या ग्रेविटी, मतलब इसके ऊपर सिर्फ जी एक्ट हो रहा है, लेकिन आपने लिफ्ट को धक्का मारा है, मैन को थोड़ी मारा है। तो ये कुछ ऐसा है। तो आप बहुत लोग बोलते होंगे सर जब लिफ्ट पे लगाएंगे तो मैन पे भी तो लग ही जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सपोज कर लीजिए कि मैंने इसमें पानी रखा है, अभी देखिए ये अभी क्या होगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि छूटे गिरे आवाज़ करे, तो कुछ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, अंदर पानी भरा हुआ है, देखिए ऑलमोस्ट भरा हुआ है, देखिए पानी भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए पानी गिरा ना, भरा हुआ पानी है, ठीक है। आइए अब क्या हो रहा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको फ्री फॉल कर रहा हूँ, बस इतने दूर तक, यहाँ तक आपको कैमरा में शायद हो पे आता होगा। तो देखिए जब मेरे हाथ पे आ जाएगा उसके पहले तक पानी नहीं गिरेगा, हाथ में कॉन्टैक्ट होने से धक्का लगेगा, वो पानी गिरा अलग बात है। देखिए ठीक है, नहीं गिरा ना, उसके पहले नहीं गिरा, धक्का लगने के बाद गिरा, ठीक है, धक्का लगने के बाद गिरा। देखिए अभी तक पानी नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि जब फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो पानी भी फ्री है, बॉटल भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बॉटल भी फ्री है। बॉटल का एक्सेलरेशन जी, पानी का एक्सेलरेशन जी, दोनों साथ साथ गिर रहा है, दोनों एक साथ साथ चल रहा है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। लेकिन जब आप इसको धक्का मार रहे हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए पानी निकल गया, क्या हुआ, पानी निकल गया, यहाँ पूरा पानी गिर गया है, ठीक है, पानी पूरा यहाँ पे गिर गया है, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। पानी की तरह से अंदर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, तो समझिएगा बात को। लिफ्ट अंदर में पानी है, पानी इस फ्लोर के तक टच किया हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप धक्का मार रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका कम हो रहा है, मतलब कि नीचे ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे गिर रहा है। तो पानी इसके मुकाबले कहाँ रह गया, पानी इसके मुकाबले ऊपर रह गया, क्योंकि पानी अंदर में सिर्फ ग्रेविटी से गिर रहा है और ये ग्रेविटी से ज़्यादा से गिर रहा है, तो पानी उसके मुकाबले ऊपर रह गया। तो असल में पानी ऊपर नहीं आ रहा है, लिफ्ट ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो पानी बाहर निकल जा रहा है। समझ रहे हैं, यही केस है। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे, इस केस में जो बंदा खड़ा है वो बंदा नीचे नहीं, अब कहाँ दिखेगा, आसमान में सैर करता हुआ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा मैं हाथ पोंछ लूँ क्योंकि बोर्ड पे लिखना है मुझे। तो समझ में आ रहा बच्चा लोग, मज़ा आएगा फिजिक्स, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, तो बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हो पे, बस थोड़ा सा मन लगा के आप लोग को पढ़ना होगा। चलिए अब आइए देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ। तो अब बंदे को कहाँ ले जाना है, बंदे को ले जाना है ऊपर। चलो अब तो ऐसे भी ऊपर जाएगा क्योंकि इसका टाइम आ गया है, ठीक है। ये बेचारा इसका सब कुछ ख़त्म हो गया, ढीला हो गया बदन, ये सब हादसा देख के इसको ना ढीला हो गया, तो मैं ऐसे करके हो गया। तो अभी क्या क्या होने वाला है इसके साथ, तो इसका वेट कहाँ होगा सर, इसका वेट होगा नीचे, और माथा जाके ऊपर टकराया, पहले ग्राउंड में पैर नीचे टकरा रहा था तो नॉर्मल ऊपर आ रहा था, अब कांटेक्ट ऊपर है, एक्शन नीचे रिएक्शन, तो नीचे क्या मिलेगा इसको, ओ माय गॉड, अब रिएक्शन भी नीचे, और ये इसका लिफ्ट उसके छत पे सर टकरा गया है। अब सर टकराने की वजह से लिफ्ट उसको धक्का मारते हुए ले जा रहा है नीचे, धक्का मारते हुए, क्योंकि लिफ्ट फास्ट है, धक्का मारते हुए ले जा रहा है उसको नीचे। तो ये लिफ्ट के साथ कहाँ जा रहा है, नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, लिफ्ट के साथ कहाँ एक्सीलरेट कर रहा है, नीचे। तो आप क्या बोलेंगे, इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे mg और नॉर्मल दोनों नीचे है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, mg प्लस ma दोनों जुड़ जाएगा, mg प्लस नॉर्मल दोनों फोर्स लग रहा है नीचे, यही नेट फोर्स उसके ऊपर, जो इसके मास में एक्सेलरेशन कहाँ बना रहा है, नीचे बना रहा है a। अब यहाँ से n निकालिए, तो क्या आ जाएगा, n इज टू ma माइनस mg। दिन खराब कितना है वो देखिए, क्या सर कैसा दिन खराब की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे से होते आइए, फिलहाल इसको लिख लीजिए। यहाँ पे आपका नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल का वैल्यू आ गया ma माइनस mg, जहाँ पे आप m कॉमन निकाल के ले सकते हैं, a माइनस g। यहाँ पे आप उसको कैसा फील कर रहा होगा, सुपर वेटलेस। अब इस सुपर वेटलेस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी कैसा फील कर रहा हूँ, सुपर वेटलेस। आइए इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ लिया जाए। सुपर वेटलेस, देखिए बच्चा ये क्या, सुपर वेटलेस क्या चीज़ है, देखिए समझिए बात को, पीछे चलिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, पहले नॉर्मल ऊपर था, तो ये नॉर्मल मतलब ये पॉजिटिव वेट है। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल बढ़ गया, ऊपरी डायरेक्शन में बढ़ गया, ऐड हो गया, तो ऊपर डायरेक्शन में बढ़ गया,
तो सीधे डायरेक्शन में वेट बढ़ गया एम जी प्लस ए में, मतलब ये एम जी, अब एम जी प्लस ए में, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ, घटा, लेकिन घटा इतना नहीं घटा कि एम जी छोटा हो जाए, अभी भी एम जी बड़ा था, एम जी माइनस ए में। उसके बाद ऐसा आ गया कि एम जी और ए में इक्वल हो गया, ए में बढ़ रहा है, एम जी के बराबर ही आ गया। अब उसके बाद ऐसा दिन आ गया कि अब ए में आगे है, एम जी पीछे है, ए में आगे है, एम जी पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले नॉर्मल ऊपर था, अब नॉर्मल कहाँ है, नीचे है, उल्टा है। तो पहले ऊपर फिल कर रहे थे, अब कहाँ फिल कर रहे हैं, नीचे, नीचे फिल कर रहे हैं। तो ये उल्टा फिल कर रहे हैं ना, मतलब निगेटिव वेट फिल कर रहे हैं, जीरो के बाद निगेटिव, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे आया था ना, जीरो तो यहाँ पे आया था, तो जीरो के बाद अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, घटा, पहले नॉर्मल था, पहले नॉर्मल था, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर जीरो हो गया। अब जीरो के बाद क्या हो गया, उल्टा एंड का डायरेक्शन नीचे हो गया, निगेटिव वेट हो गया। निगेटिव में तो उल्टा कर रहे हैं, अब एम ए माइनस एम जी कर रहे हैं, निगेटिव वेट, मतलब सुपर वेटलेस। क्या हो गया ये, सुपर वेटलेस कंडीशन, ठीक है। होप है आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारा है, बोर्ड्स के अंदर भी, जेई में भी, नीट में भी करेंगे हम लोग, अच्छे से सारा कुछ करेंगे, ठीक है। क्लास में आगे अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए इसको फटाफट आप पहले पूरे स्लाइड को पहले नोट कीजिए एक बार, अच्छे से नोट कीजिए। मैंने यहाँ से बताया आपको, यहाँ से आपको बताया था ये इम्पल्स का पहला स्लाइड, तो आप लोगों का मैंने बताया था वो था, क्या नाम है, वाटर वाला, वाटर जेट वाला। तो वो मैंने अलग से स्लाइड को मैंने सेव नहीं किया, तो वो थोड़ा डिलीट हो गया। आप सिर्फ यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ आगे, फिर आगे, फिर आगे, ये ओके ना, चलिए ठीक है।